हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10th की बोर्ड का देने वाले हो या फिर आप 12th बोर्ड देने वाले हो बच्चों, तो आपको यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर कर रखना है। यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दूसरा बात है बच्चों कि आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो या फिर आप किसी भी दूसरे राज्य के बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बस इम्पोर्टेंट है कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर आगे चल के देने वाले हैं, तो बच्चे आपके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे सिलेबस को पढ़ते हुए उसके बाद यहाँ पे आपका लेक्चर लिया जाता है। तो ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, वो सभी बच्चों के लिए यह चैनल उपयोगी है। और इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि यहाँ पे आपको डेली आपके बोर्ड के रिलेशन से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो डेली अपडेटेड रहेगा। डेली यहाँ पे लेक्चर लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इस चैनल का सबसे खासियत है कि जब भी लेक्चर लिया जाएगा, तुरंत जो भी लेक्चर लिया जाएगा, जिस टॉपिक का हो, जिस टॉपिक का भी लेक्चर हो, लेक्चर लेते के तुरंत बाद आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चे, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको कोचिंग क्लासेस में बहुत कम भी देखने को मिलता है। ठीक है, कि लेक्चर क्लासेस भी लिया जाए और बच्चों को साथ में बना बनाया नोट्स भी दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया जाता है। तो बच्चा बता दें कि हम सभी का एक ही उद्देश्य है बच्चे कि बोर्ड एग्जाम में अब किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। और बोर्ड एग्जाम को जो इतना सर दर्द बना दिया है, बोर्ड एग्जाम को जो इतना टफ बना दिया गया है, कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, कुछ यूट्यूबर के द्वारा, तो उसी का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है बच्चे कि हम उन बच्चों को यह गलत फहमी से बाहर निकाल पाए और उनको बता पाए कि बोर्ड एग्जाम पास करना थोड़ा सा भी अब टफ नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत, बस थोड़ा सा, तो भरोसा कीजिए आप अच्छे अंक ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्लीज बच्चे आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से जरूर। अगर आप बोर्ड एग्जाम के देने वाले हैं या फिर आगे चल के देने वाले हैं, तो प्लीज बच्चे, या फिर आपके घर में कोई भी दोस्त भाई बहन कोई भी हो, तो प्लीज बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं, सब जगह इसे जरूर शेयर करें बच्चे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे कहीं भी हैं जो बोर्ड एग्जाम को टफ मानते हैं, उन सभी बच्चों को इससे जुड़कर, इसके बारे में समझकर और इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्लास 12th का क्या चलाया जा रहा है। पहली बार यह भी चलाया जा रहा है यूट्यूब पे। आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि यूट्यूब पे क्या हो जाएगा, बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी 10 से 15 वर्षों में जितना भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो सभी प्रश्नों का संग्रह आपको यूट्यूब पे हम दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क। इसलिए हम यूट्यूब पे चला रहे हैं क्लासेस। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट 10 से 15 वर्षों तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सारा का सारा क्वेश्चन का संग्रह दे रहे हैं, क्योंकि आपका अब सारा सिलेबस कवर करवा दिया गया है। अब बस बचा हुआ है बच्चे, तो सिर्फ यही बचा हुआ है। और अगर इस बैच को आप पूरा क्लास को कर लेते हैं, पूरे 1 महीना यह बैच चलने वाला है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम में 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, भरोसा कीजिए, अगर आप इस बैच को कर लेते हैं तो यकीन मानिए, अपने इस बड़े भाई पे यकीन मानिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है बिहार बोर्ड में, यह आपका कहीं नहीं जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और उन सभी बच्चों को बताएं जो इस बार 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्षेमेंद्र की रचना कौन थी। ठीक है, क्षेमेंद्र की रचना कौन से थी। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है बृहद कथा मंजरी, तथा ऑप्शन नंबर डी है कथा सरिता सागर। तो इसका सही अगर आंसर आप लोग जानना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे क्या, ऑप्शन नंबर सी अर्थात वृत्त तथा मंजरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि यह जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे आपको या फिर आगे चल के जो भी हम संग्रह देंगे यह सभी टॉपिक बाई आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं थ्योरी के माध्यम से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक को फिर से आपको समझाने लगे तो बात मानिए बच्चे, जो कम से कम 300-400-500 जो ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बैंक से आपको निकाल कर संग्रह देंगे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलिएगा कि सर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, हमको अधूरा छोड़ दिए। इसलिए हम आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिए हैं, आप हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। मेरा नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। तो ये सभी को पता होगा बच्चे कि इंडिका किसकी रचना है। अगर आप हमें पढ़े होंगे, हमें पहले हमारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा इंडिका जो है वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात किसकी रचना है बच्चे, तो मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, मेगास्थनीज एक क्या था, यात्री जो भारत में प्राचीन काल में आया था। इसने मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें अपने भारत में जो वह यात्रा किया था उसका वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवनी द्रोहिणी कहा जाता है। ठीक है, द्रोहित्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा गुप्त शासक को लिच्छवनी दोहित्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या है बच्चे, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपको बता दें किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, तो इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बताते हैं। तो आगे कह रहा है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन कहते थे। ठीक है, सॉरी, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। ठीक है, हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था यह पूछ रहा आपसे। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात महापिपुल पति। ठीक है, महापिपुल पति क्या कहते थे गुप्त काल में हस्ती सेना को। हस्ती का मतलब होता है बच्चे हाथी का जो सेना होता है ठीक है, सभी घुड़सवार अलग होता है, हाथी का सेना अलग होता है। ठीक है, तो हस्ती का जो सेना था उसे क्या कहा जाता था, महापिपुल पति कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से महिला संत थी कौन थी, मीरा थी, अंडाल थी, कराईकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात क्या हो जाएगा बच्चे, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी महिलाएं संत थी। मीरा भी महिलाएं संत थी, अंडाल भी थी और कराईकल। तो याद रखिएगा ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपको बता दें यह सब डायरेक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो 100% आने की संभावनाएं होगी। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। बता दे बच्चे कि धम्म जो है वह बौद्ध धर्म का एक क्या होता है, एक शब्द है। ठीक है, बौद्ध धर्म में लोग इसको क्या करते हैं, धम्म। चलिए एक किसमें दिया गया था, तो याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या है, अशोक के द्वारा शुरुआत की गई थी। धम्म जो है वह किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, अशोक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना याद रखिएगा बच्चे किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन की
तुलना की जाती है। समुद्रगुप्त कौन था? तो हमारे भारत के प्राचीन शासक था, ठीक है, हिंदू शासक था, ठीक है। और नेपोलियन जो है यूरोपीय शासक है, ठीक है बच्चे। तो इससे तुलना की जाती है हमारे भारत के जो है समुद्रगुप्त है उसकी। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है यह, कि मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन से बच्चे? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य थे जो क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसके पुत्र कौन थे? तो ठीक है, बिंबिसार, ठीक है बच्चे। और बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो अशोक। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, या फिर उज्जैनी है, या फिर श्रवणबेलगोला है। तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? क्या बौद्ध था, जैन था, शैव धर्म था, या फिर वैष्णव धर्म था? तो याद रखिएगा बच्चे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ऑप्शन नंबर बी अर्थात जैन धर्म को वह मानता था, ठीक है बच्चे। यह पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने पूरे शरीर को दान में दे दिया था, ठीक है। यह सारा कुछ क्या कर दिया? शासक होने के बावजूद भी यह सब कुछ क्या कर दिया था? सारे चीज को त्याग दिया था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखिएगा बच्चे, जो मौर्य वंश थे इसके अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक से आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात बृहद्र, ठीक है, बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, तो टकसाल का जो प्रधान था वह कौन था बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको बता दें कि हम ऑप्शन नीचे में दे दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। लेकिन आप भी इसमें इस टेस्ट सीरीज में, या टेस्ट सीरीज हमारा लाने का यही उद्देश्य है कि इसमें आप भी अपने आप को क्या कर सकें? तुलना कर सके कि आपने कितना तैयारी किया है अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा कि इसमें से आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो मौर्य वंश की राजधानी आप सभी को पता होगा बच्चे, कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात की जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? क्या बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, या फिर मध्य प्रदेश है? तो याद रखिएगा बच्चे, मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वह कहाँ है? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में है। इसी कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था? इसी कलिंग के युद्ध में अशोक ने क्या किया था? शांति का संदेश दिया था। और अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाता है तो इसी कलिंग युद्ध में वह क्या बोलता है बच्चे कि प्रजा जो है हमारे संतान है, ठीक है। यह शब्द का, यह वाक्य का प्रयोग करता है अशोक, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? राजकीय कर संग्रह अधिकार, ठीक है। राजकीय कर संग्रह अधिकारी क्या था? मौर्य प्रशासन में समर्था कौन था? समर्था का मतलब होता है बच्चे राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ठीक है। राज्य के जो सारे टैक्स होते हैं, कर का मतलब होता है टैक्स, उस टैक्स को जो संग्रह करता है, ठीक है, जिसे हम लोग अभी रेवेन्यू कलेक्टर बोलते हैं, वह उस समय में होता था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 16 कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? पशुदान था, धन दान था, भूमि दान था, या फिर कृषि दान था? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, ये सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए हम आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इस लेक्चर को सुनेंगे, इसका पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा रट के जाइएगा, वादा करते हैं आपसे
आप जब एग्जाम में बैठेगा तब इसका असर दिखेगा कि सर क्या बोले थे, भैया क्या बताए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, भूमिदान। ठीक है, मौर्य काल में ब्रहदेव जो था वह क्या था, भूमिदान का नाम था। ब्रहदेव के नाम से जाना जाता था। क्या था, भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, तो याद रखिएगा अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह क्या था बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या था, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म को अपनाए थे अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था, तो याद रखिएगा बच्चे अशोक के जो यह क्या है, तो यह दोनों क्या है, पुत्र है। ये पुत्र है और ये पुत्री है, किसकी, अशोक की। महेंद्र इसका पुत्र है और संघमित्रा इसकी पुत्री है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सिंह क्या हो जाएगा, सिंगल द्वीप में इसने भेजा था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे कह रहा है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था, तो ये सभी को पता होगा अशोक जो है वह किस वंश का शासक था बच्चे, तो आप इसको जरूर बताइएगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मौर्य वंश का क्या था, शासक था। मौर्य वंश से वह आता था। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। कह रहा है अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर, किस बौद्ध भिक्षुक से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कभी भी एग्जाम में आप बैठे तो एक चीज आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। अगर आप किताब पे पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेट है, आप थ्योरी पढ़े हैं, उस चैप्टर को कहानी जानते हैं, तो भरोसा कीजिए आप कभी भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बच्चे बता दें आपको, ऑब्जेक्टिव कभी पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ था, कभी वहां से पूछा नहीं जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि पीछे के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको रट लेते हैं, कभी वहां से नहीं पूछा जाता है। भाई 50 ऑब्जेक्टिव देना है बिहार बोर्ड को, तो आपको लगता है कि 50 ऑब्जेक्टिव वह पीछे के जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से रटेंगे, तो वहां तो सब पढ़ लेगा। आप बीच के कहानी पे कंसंट्रेट बनाए रखिए, चैप्टर के जो अंदर कहानी है उस पर कंसंट्रेट बनाए रखिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव का नंबर कोई नहीं लेकर जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं तो वहां से ही आपका 50% मार्क्स आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है क्या कि अशोक के जो भिक्षुक बनने के लिए किसके प्रभाव से आए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपगुप्त के क्या थे, उपगुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये कौन था बच्चे, तो उपगुप्त क्या था, बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है भाई कि राजगिरी की नवर वधु का नाम क्या था, नगर वधु का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अर्थात सालवंती क्या था, उसका नगर वधु का नाम था। ठीक है बच्चे, नगर वधु का नाम था। चलिए आगे हम लोग फटाफट कर रहे हैं। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे आपसे, प्लीज इसको शेयर कर दे ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर आने वाले समय में देंगे। उन सभी बच्चों तक यह जरूर पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। ठीक है, किसने लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। कह रहा है किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा का मतलब जनता सुख है और प्रसन्न है, खुश है। किसने लिखा बच्चे, तो याद रखिएगा ये किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कहाँ थी बच्चे, तो क्या तक्षशिला थी, उज्जैन थी, तोशाली थी या फिर पाटलिपुत्र थी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तोशाली।
चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनके काल में, इनके जीवन काल में, इनके शासन काल में कलिंग की राजधानी कौन सी थी बच्चे, तो तोशाली थी। याद रखिएगा बच्चे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, चलिए, कह रहा है कि आर्यभट्ट जो थे वो कहाँ के वासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा बच्चे, आर्यभट्ट जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो कहीं और बाहर के नहीं, बल्कि अपने क्या थे, अपने बिहार, अपने पटना के रहने वाले थे। ठीक है बच्चे, ठीक है। आप दानापुर में देखेंगे तो आर्यभट्ट के नाम से क्या है, तो वहां पे रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द्वितीय नगरीयकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय नगरीयकरण को के नगरों को क्या कहा जाता है बच्चे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या हो जाएगा, लोह युगीय नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्या कहता है भाई, तो 26 कहता है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। याद रखिएगा बच्चे, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात बोगजा कोई का अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पूछ रहा है भारत का प्राचीन ज्ञान अभिलेख। ठीक है, ज्ञान अभिलेख कौन सा है बच्चे, तो बोगजा कोई का अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो कह रहा है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो याद रखिएगा बच्चे, जो मेगास्थनीज था वह कौन से यूनानी शासक के राजदूत के रूप में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात किसका था, तो सेल्यूकड्स का था। ठीक है, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकड्स के क्या था, राजदूत के रूप में भारत आया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन, उसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो याद रखिएगा बच्चे, किस अभिलेख में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 13वें शिलालेख में किया गया है। ये जो अभिलेख है बच्चे, ये अशोक के अभिलेख हैं, जिसमें एक अभिलेख, दो अभिलेख, ऐसे ऐसे करके अभिलेखों में क्या किया गया, उस शासक के बारे में, उसके कार्य के बारे में उल्लेख की जाती है। ये आप जब क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में रहेंगे, या फिर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप और भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान, यह भी एक क्या था बच्चे, तो यह भी एक यात्री था, यह भी एक भारत में क्या करना था, यात्रा करने आया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रमादित्य के शासन काल में क्या आया था, तो फाहियान जो कि चीन का यात्री था, वह भारत आया था। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 30, कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है बच्चे, मेगास्थनीज वह किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। याद रखिएगा यह किस शासक के द्वारा भेजा गया था, तो यूनान के शासक, इसका नाम था सेल्यूकड्स। ठीक है, उसका राजदूत था यह मेगास्थनीज। ठीक है बच्चे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही सब चीज पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। तो याद रखिएगा बच्चे, किस अभिलेख में मिला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एरन अभिलेख में। ठीक है बच्चे, एरन अभिलेख में क्या मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है भाई, तो वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल
का वर्णन मिलता है। ठीक है, वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन मिलता है? तो याद रखिए बच्चे, किस शासन का मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात हर्षवर्धन। यह कौन था हर्षवर्धन बच्चे? तो वर्धन वंश के यह शासक थे हर्षवर्धन। इन्हीं के काल का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भाई कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफी ज्यादा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कब की गई थी भाई? तो 319 से 320 ईसा पूर्व के ईसवी के समय में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्या भाई कहता है क्वेश्चन नंबर 34? चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। चलिए, कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी भाई पंचतंत्र की रचना? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना विष्णु शर्मा ने क्या की थी? पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे। तो प्लीज बच्चे, यह जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है। आप इस पे जितना ज्यादा आप इस पे बच्चों को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा इस पे आप बच्चों को भीड़ लगाएंगे, यकीन मानिए हम आपके लिए एग्जाम को लेकर उतना ज्यादा आपके लिए रिसर्च करेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। ठीक है बच्चे, वादा करते हैं हम कि हमारे लेक्चर को आप अगर देख के एग्जाम में जाते हैं तो आप 100% सारा का सारा प्रश्न आपका लड़ेगा। ये मेरा दावा है आपसे। प्लीज बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग मिस ना करें। आप जरूर इसे पूरे लेक्चर को देखें, समझें। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 35? कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सिर्फ ना क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह आगे भी आप जब पढ़ाई करेंगे कंपटीशन का तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी अर्थात क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त के द्वारा। यह गुप्त वंश के क्या गुप्त वंश के शासक थे, जिसके द्वारा क्या गया था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि क्या किया? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे क्या किया गया था? तो ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। 35 प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं। अब इसमें आप कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप इस 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखिए अब वह 1 मंथ बच गया है आपके एग्जाम का, तो आपके लिए बेहतर यह होगा बच्चे कि आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप में निखार कर पाए। ठीक है, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपने कितना इस प्रश्न में से सही किया है, क्या आप प्रिपेयर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम 1 महीना में होने वाला है। अगर हम आपके पास में होते बच्चे तो यकीन मानिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको हेल्प करते, लेकिन कोई बात नहीं है, पूरे बिहार के बच्चों को हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको चुनने का प्रयास किए हैं। आपको इसमें बताना है कि आप कितना ज़्यादा इसमें अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। पूरा 1 महीना यह टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। यह पहले हम लोग अपने कोचिंग में चलाते थे, लेकिन पहली बार यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए चला रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है बच्चों की इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ बच्चे, अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है, क्या यह मेरा प्रयास आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चे। ठीक है बच्चे, जरूर से जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें बच्चे। ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ आएंगे उतना ज़्यादा हम कंटेंट आपको दे पाएंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा लगना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें भी बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल के फिर लेक्चर में हम लोग नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर दम बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।